अभी हम जिस व्यवस्था में हैं, जो शिक्षा व्यवस्था हमारे देश में है, इसमें हमें राजा बनना नहीं सिखाया जाता, बल्कि क्या बनाया जाता है, ऑफिस बाबू। इसलिए क्या होता है कि यदि किसी पियून पोस्ट की भी जॉब निकलती है तो उसमें भी मैक्सिमम क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए या तो कई पीएचडी किए हुए भी उसमें अप्लाई करने लग जाते हैं, क्योंकि हमारी एजुकेशन सिस्टम जो अभी तक है वो हमें उसी के लिए बनाती है, क्योंकि ये जो क्या है, अंग्रेजों की दी गई शिक्षा व्यवस्था है। लोग नमस्ते। आज की मनुस्मृति की कक्षा में आप सबका स्वागत है। यदि आप लोगों को इन कक्षाओं से लाभ हो रहा है, आपके ज्ञान में वृद्धि हो रही है, या मनुस्मृति के बारे में जो भी भ्रांतियां आप लोगों ने सुनी है वो दूर हो रही हैं, तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। हम सारे कमेंट पढ़ते हैं। आप लोगों का सपोर्ट ही हमें हमारे प्रयासों के लिए प्रोत्साहित करता है। आज हम मनुस्मृति का 7वां अध्याय आरंभ करने वाले हैं, जिसमें मनु महाराज राजधर्म विषय की चर्चा करेंगे, अर्थात जिसमें क्षत्रियों और राजाओं के क्या कर्तव्य हैं इसकी चर्चा होगी। तो आज का हमारा पहला श्लोक है, राजधर्मान प्रवक्ष्यामि यथावृतो ब्रह्मे नृपः संभवश्च यथा तस्य सिद्धिश्च परमा यथा। इस श्लोक में मनु महाराज कह रहे हैं कि ब्राह्मण वर्ण और साथ साथ चारों आश्रमों के कर्तव्य कहने के पश्चात, मतलब हमने पिछली कक्षाओं में जो ब्राह्मण वर्ण है और जो 4 आश्रम होते हैं हमारे, उन सभी में एक ब्राह्मण के या किसी भी द्विज के क्या क्या कर्तव्य होंगे उन्होंने एक्सप्लेन किया था। फिर क्या कह रहे हैं आगे, कर्तव्यों कहने के पश्चात अब मैं राजा के और क्षत्रिय वर्ण के कर्तव्यों को और राजा का जैसा आचरण होना चाहिए उसका या नियुक्ति जिस प्रकार होनी चाहिए, ठीक है, राजा का आचरण या फिर उसकी नियुक्ति कैसी होनी चाहिए, और जिस प्रकार उसको अपने कार्यों में अधिकाधिक सफलता प्राप्त हो वह सब आगे कहूँगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखिए इस श्लोक में ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि यहाँ राजा और क्षत्रिय वर्ण के कर्तव्यों और आचरण की बात हो रही है, मतलब उनके समाज में क्या दायित्व है। यदि कोई बचपन में ही राजा की जीवन शैली, दायित्व और आचरण पढ़ेगा तो ऐसे बच्चे जब बड़े होंगे तो वो या तो अच्छे राजा बनेंगे या जो राजा है उसे चेक में रखेंगे। वो अगर राजा गलत है तो वो उसका विरोध भी कर सकते हैं, अन्यथा क्या होता है, लोग राजा गलत है तो भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते जाते हैं, चापलूसी करते जाते हैं। और यही क्या है, अगर हम शुरू से मनुस्मृति, रामायण, महाभारत पढ़ रहे हैं तो हमें ये गुण स्वतः ही मिल जाएंगे। और यही क्या है, हमारे गुरुकुलीय शिक्षा व्यवस्था की विशेषता थी। लेकिन अभी हम जिस व्यवस्था में हैं, जो शिक्षा व्यवस्था हमारे देश में है, इसमें हमें राजा बनना नहीं सिखाया जाता, बल्कि क्या बनाया जाता है, ऑफिस बाबू। इसलिए क्या होता है कि यदि किसी पियून पोस्ट की भी जॉब निकलती है तो उसमें भी मैक्सिमम क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए या तो कई पीएचडी किए हुए भी उसमें अप्लाई करने लग जाते हैं, क्योंकि हमारी एजुकेशन सिस्टम जो अभी तक है वो हमें उसी के लिए बनाती है ना, क्योंकि ये जो क्या है, अंग्रेजों की दी गई शिक्षा व्यवस्था है। लोग इस अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था क्या बोलते हैं, बहुत ही असफल व्यवस्था है। लेकिन मैं नहीं मानता कि ये असफल शिक्षा व्यवस्था है। किसी व्यवस्था को हम असफल कब बोलेंगे, जब वो क्या है, उसका जो उद्देश्य है उसको वो पूरा ना कर रहा हो, उसका जो टारगेट है, जो रिजल्ट है वो वैसा नहीं मिल रहा है, तब हम उसको असफल बोलेंगे। लेकिन अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था का जो उद्देश्य था, है ना, अंग्रेजों ने जो शिक्षा व्यवस्था हमारे भारत में लागू की थी, उसका उद्देश्य ही क्या था कि उनके दफ्तरों में काम करने के लिए उनको बाबू चाहिए थे, ऑफिस में काम करने वाले बाबू चाहिए थे। और क्या कि जो उनकी शिक्षा व्यवस्था से पढ़ के ऐसे लोग निकले जो तन से तो भारतीय हों
लेकिन मन बुद्धि से वो क्या हो जाए, अंग्रेज हो जाए। तो देखा जाए ये शिक्षा व्यवस्था हमारे साथ वैसे ही करती है। हमें कोई भी ऑफिस जॉब मिल जाए हमारे लिए अच्छा है, और हम तन से, और अभी जो हमारी जो शिक्षा व्यवस्था वो हमको ऐसे ही बनाती है कि हम तन से तो भारतीय हैं लेकिन मन से हम पूरी तरह अंग्रेज हो चुके हैं। होना तो ये चाहिए था कि स्वतंत्रता के बाद हमारे नेताओं को ऐसी शिक्षा नीति लानी चाहिए थी जो हमारे देश के लिए हितकर, जो भारत को भारत के हिसाब से देखे। हमारे जो इतिहास है वो अंग्रेजों के हिसाब से ना लिखा हो, हमारे भारत के हिसाब से लिखा हो गया हो। जब हमारे यहाँ वैदिक गणित थी तो विदेशों में जो अंडर डेवलप्ड मैथमेटिक्स है वो हमें सिखाने की क्या आवश्यकता। तो हमें हमारा शिक्षा व्यवस्था हमारे भारत देश के अनुसार होनी चाहिए। और ये जो अंग्रेजी का कंपल्शन बढ़ा दिया गया हमारे ऊपर, वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। जैसे क्या था, फ्रांस में लोग फ्रेंच बोलते हैं, जर्मनी में लोग अपनी जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। यहाँ इंडिया ही एक ऐसा है, हमारा भारत देश ही एक ऐसा है जहाँ पे हिंदी से ज़्यादा लोग इंग्लिश बोलते हैं। तो ये हमारे शिक्षा व्यवस्था, हमको क्या करना चाहिए, जैसे देश आज़ाद हुआ था हमारे नेताओं को चाहिए था कि हमारी शिक्षा व्यवस्था हमारे भारतवर्ष के अकॉर्डिंग हो, ना कि अंग्रेजों की दी हुई शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन जो नेताओं ने क्या किया, उनको जो अंग्रेज दिए थे उससे भी बुरा कर दिया। अब हालांकि अब कुछ सुधार हो रहा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उससे कुछ उम्मीद तो है, लेकिन देखते हैं इसका आउटकम क्या होता है। जो शिक्षा व्यवस्थाएं होती है इसका आउटकम हमको 1-2 साल में समझ में नहीं आता, वो 5-10 साल बाद ही समझ में आता है। तो तब तक के लिए होप फॉर द बेस्ट। अब हम अगला श्लोक देखते हैं। ब्राह्मण प्राप्तेन संस्कारं क्षत्रियेण यथा विधि सर्वस्यस्य यथा न्यायं कर्तव्यं परिरक्षणम्। यहाँ पर मनु महाराज कह रहे हैं कि शास्त्रोक्त विधि के अनुसार उपनयन संस्कार करवाकर ब्रह्मचर्य पूर्वक क्षत्रिय वर्ण के लिए शिक्षा प्राप्त किए हुए क्षत्रिय वर्ण के व्यक्ति को, है ना, क्षत्रिय बनने के लिए भी क्या है, ब्रह्मचर्य पूर्वक जो क्षत्रिय वर्ण है उसके अकॉर्डिंग आपको एजुकेशन प्रॉपर लेनी है। उसके ऐसा व्यक्ति को अपने राज्य और जनता की न्याय के अनुसार सब प्रकार सुरक्षा करनी चाहिए। किस अनुसार, न्याय के अनुसार। अर्थात क्षत्रिय बनने के लिए क्या है, आपको उस स्ट्रीम की प्रॉपर एजुकेशन लेनी होगी और उसके बाद न्याय के अनुसार शासन करना होगा। इसके अनुसार, न्याय के अनुसार। आप अपनी मनमर्जी नहीं चला सकते। जैसे बाहुबली में क्या था ना एक डायलॉग, मेरा वचन ही है मेरा शासन, वैसा नहीं, आपको न्याय के अनुसार शासन करना होगा। अब अगला श्लोक देखते हैं कि राजा या यूं कहें किसी प्रधान की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है। श्लोक संख्या 3। अराजके ही लोकेस्मिन् सर्वतो विद्रुते भयात् रक्षार्थमस्य सर्वस्य राजानमसृजत् प्रभुः। इस श्लोक में मनु महाराज कहते हैं कि हमें राजा की आवश्यकता होती है, क्योंकि राजा के बिना इस जगत में सब और भय और अराजकता फैल जाने के कारण, अर्थात राजा के बिना असुरक्षा और अराजकता हो जाती है। अतः इस सब राज्य और जनता की सुरक्षा के लिए प्रभु ने राजा पद को बनाया है। अर्थात जो ईश्वर की वाणी है वेद, उसमें राजा बनाने का विधान ईश्वर ने हम मनुष्यों को दिया है। अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो अभी रिसेंट में हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश, है ना। वहाँ पे क्या हुआ, जब शेख हसीना ने 5 अगस्त 2024 को इस्तीफा दिया, भले ही वो किसी भी कारण से दिया हो, लेकिन 5 अगस्त को जब उन्होंने इस्तीफा दिया तब से वहाँ पे क्या था, अराजकता का माहौल था। और ये माहौल वहाँ पर लगभग सभी के लिए था। ऐसा नहीं कि जैसे हमारा थॉट ऑफ प्रोसेस क्या है कि हिंदुओं को वहाँ पे प्रताड़ित किया जा रहा था, लेकिन उन कुछ दिनों के लिए जबकि वहाँ पे कोई गवर्नमेंट इस्टेब्लिश्ड नहीं थी, उन कुछ दिनों के लिए जो वहाँ पे जो अराजकता का माहौल था वो सभी के लिए था। इसलिए वहाँ जब तक अगला चुनाव ना हो तब तक लिए क्या हुआ,
कि जो वहाँ पे नोबेल प्राइज विनर थे मोहम्मद यूनुस, उनके नेतृत्व में क्या हुआ, एक अंतरिम सरकार बनाई गई कि जब तक चुनाव ना हो जाए तब तक के लिए आप गवर्नमेंट हो यहाँ की, है ना। हालांकि उन्होंने चुनाव तो अभी तक नहीं कराया है और अभी भी खुद वहाँ के प्रधानमंत्री बने हुए हैं, ठीक है। और वहाँ पे उथल पुथल की जो लेवल स्थिति है वो अभी भी जस की तस है, लेकिन स्केल अब उतना बड़ा नहीं है जितना कि शेख हसीना के इस्तीफा देने के बाद और मोहम्मद यूनुस के पीएम पद की शपथ लेने तक। ये जो मोहम्मद यूनुस थे उन्होंने 8 अगस्त को शपथ ली थी, तो ये 5 से 8 तारीख का जो समय था ये उस देश में बहुत ही बुरा था, वो सभी के लिए बुरा था, है ना। हालांकि वहाँ पे अभी हिंदुओं की स्थिति अभी भी बनी हुई है बुरी, लेकिन वो जो समय था, वो अराजकता का समय, वो सभी के लिए बुरा था। अच्छा, यदि राजा या प्रधान अच्छा और शक्तिशाली ना हो, अगर कोई प्रधान नहीं है तो क्या होगा ये हमने देख लिया, और अगर शक्तिशाली ना हो तो भी अराजकता बनी रहेगी। अब इसके लिए सिर्फ बांग्लादेश नहीं है, और भी कई सारे देशों में अभी हमने देखा ना कि कई सारे देशों में तख्ता पलट हुआ है। तो जब तक वहाँ पर कोई प्रधान ना बना हो तब तक वहाँ पे स्थिति बिगड़ी हुई रहती है ना। जैसे अगर किसी का विद्रोह भी करना तो उसमें भी एक लीडर चुना जाता है। अगर लीडर ना चुना जाए तो क्या होगा, भीड़ जो हो जाएगी बेकाबू हो जाएगी और पूरा तोड़ मचा देगी, है ना। तो वो हो जाता है अराजकता का माहौल। इसलिए एक राजा का होना अनिवार्य हो जाता है, ठीक है। तो बांग्लादेश के अलावा भी और कई उदाहरण है, अब सभी को तो हम यहाँ पर चर्चा नहीं कर सकते, हम बांग्लादेश को एक उदाहरण के रूप में देख रहे हैं। लेकिन आप किसी जियो पॉलिटिक्स चैनल को अगर आप फॉलो करते हैं तो वहाँ पे आपको ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिल ही जाएंगे। तो आज की कक्षा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में हम देखेंगे कि राजा में क्या क्या गुण होने चाहिए। आज की कक्षा आप लोगों को ज्ञानवर्धक लगी अथवा आपके कोई प्रश्न या सुझाव हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। यदि आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे आने वाली कक्षाओं के लिए नोटिफिकेशन ऑन करें। आप मनुस्मृति की पिछली कक्षाओं को भी अवश्य करें। पिछली कक्षाओं के लिए प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। यह आज की कक्षा को इतने ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का आभार। नमस्ते। आज की कक्षा आप लोगों को ज्ञानवर्धक लगी अथवा आपके कोई प्रश्न या सुझाव हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। यदि आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे आने वाली कक्षाओं के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल में सेट करें।